नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। हेडलाइन सुनिए। आबादी नियंत्रण के लिए दक्षिण को दंड क्यों मिले? दैनिक भास्कर। बिहार को एक नए किस्म की राजधानी की दरकार है, पवन के वर्मा। स्वदेशी रक्षा सामग्री। दैनिक जागरण। दूर होना चाहिए दक्षिणी राज्यों का संदेह, हरेंद्र प्रताप। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के लाभ, बिजनेस स्टैंडर्ड। जोखिम के पहाड़, जनसत्ता। किसके लिए गोल्ड कार्ड, राष्ट्रीय सहारा। अब संपादकीय विस्तार से। आबादी नियंत्रण के लिए दक्षिण को दंड क्यों मिले? दैनिक भास्कर। एक देश एक चुनाव का लक्ष्य हासिल करने से पहले परिसीमन और राज्यवार लोकसभा सीटों की नई संख्या तय करनी होगी। गृह मंत्री ने कोयम्बटूर में दक्षिणी राज्यों को आश्वस्त किया कि उनकी सीटों में कोई कमी नहीं होगी और सीटों के आवंटन का फार्मूला प्रो राटा समानुपातिक वितरण बेसिस पर होगा। उत्तर भारत की आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर आबादी सीटों के बंटवारे का आधार बनी तो दक्षिण भारत की सीटें बढ़ेंगी जरूर। केरल की यथावत 20 रहेंगी, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिसमें उत्तर भारत के राज्यों की। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा प्रो राटा आधार पर होता है तो हर राज्य को उसके वर्तमान सीट प्रतिशत के अनुरूप आवंटन होगा। अभी तक तो राज्यभर सीटों की संख्या का आधार जनसंख्या ही रही है। इस आधार पर 543 सांसदों वाली लोकसभा में उत्तर के 4 राज्यों यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के पास कुल 174 सीटें 32% रही हैं, जबकि दक्षिण के 5 राज्यों के पास 129 24%। नई संसद में भी सांसदों की बैठक की एक सीमा है। वर्तमान 142 करोड़ की आबादी में 15 लाख की आबादी पर एक सांसद के फार्मूले से यह संख्या 940 के करीब होगी। जाहिर है कि सीटों की संख्या में तुलनात्मक प्रतिशत वृद्धि में केरल को सबसे ज्यादा नुकसान और बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिहार को एक नए किस्म की राजनीति की दरकार है, पवन के वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं राजनयिक। अगली बड़ी चुनावी लड़ाई इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रही है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत कर भी दी है। बिहार मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया गया है। बिहार में 3 स्थापित राजनीतिक खिलाड़ी भाजपा, राजद और जदयू अलग अलग गठबंधनों में बीते 30 सालों में सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन उनकी राजधानी तकाऊ रूप से दोहराव वाली हो गई है। बिहार राज्य भी वही है जहां 3 दशक पहले था, एक गरीब और पिछड़ा राज्य। जाहिर है राजनेता 13 करोड़ बिहारियों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। भारत की सभ्यता का यह उगम स्थल आज घोर गरीबी, अभावों, शैक्षिक पिछड़ेपन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। लालू यादव के 15 साल के जंगल राज के बाद अब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो सुशासन की उम्मीद जगी थी, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकी। राज्य फिर से अनैतिक गठबंधनों और कुप्रबंधन के दुष्चक्र में फंस गया है। इस प्रसंग में राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। बिहार को एहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र में चाहे हजार खामियां हों, उसी के जरिए हथियार पर रहने वाले लोग अपनी तकदीर लिख सकते हैं। स्वदेशी रक्षा सामग्री। दैनिक जागरण। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के लिए हर 30, 35, 40 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत बताते हुए यह बताया कि पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने घरेलू रक्षा उपकरणों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि HAL ने अगले वर्ष 24 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का वायदा किया। कुछ समय पहले उन्होंने HAL से यही विमान मिलने के देरी पर नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने जब से वायुसेना प्रमुख का दायित्व संभाला है तब से वह न केवल स्वदेशी रक्षा सामग्री को लेकर मुखर है बल्कि वायुसेना की जरूरतों को लेकर भी। गत दिवस ही उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। वायुसेना प्रमुख बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भावी सुरक्षा चुनौतियों के लिए स्वदेशी हथियार प्रणाली होना बेहद जरूरी है। उनकी मुखरता यही बताती है कि वह रक्षा जरूरतों को लेकर सजग भी हैं और अधीर भी। दूर होना चाहिए दक्षिणी राज्यों का संदेह, हरेंद्र प्रताप। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
जिसमें लोकसभा के संभावित परिसीमन पर चर्चा होगी। उन्होंने आशंका जताई है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले 2026 के परिसीमन में से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दक्षिण के अन्य राज्य भी समय समय पर कहते रहते हैं कि उनकी जनसंख्या विकास दर घटने से उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक योजनाओं में नुकसान उठाना पड़ता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी उनके स्वर में सुर मिलाया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी स्टालिन जैसे आपत्ति जता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू भी स्टालिन जैसे आशंका जता चुके हैं। हालांकि ऐसी आशंकाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि दक्षिण राज्यों को संभावित परिसीमन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के लाभ, बिजनेस स्टैंडर्ड के भट्टाचार्य। जून 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार निर्माण पर एक साहसी घोषणा की थी। उसने अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभागों में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। घोषणा के मुताबिक ये भर्तियां मिशन की तरह ही जानी थी। घोषणा के राजनीतिक और आर्थिक मायने थे। राजनीतिक इसलिए यह 2024 में होने वाले आम चुनावों से महज 2 साल पहले की थी, जब राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच नौकरी अहम मुद्दा बन गई थी। आर्थिक इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम बाजार में तेजी से जुड़ते लोगों के लिए वेतन वाली और अधिक नौकरियां तैयार करने की चुनौती से जूझ रही थी। केंद्र सरकार सबसे अधिक रोजगार देने वालों में है और वह इस राजनीतिक तथा आर्थिक जरूरत को पूरा करना चाहती थी। सवाल यह नहीं कि सरकार को अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए अथवा नहीं। सच तो यह है कि केंद्र सरकार ने असैन्य कर्मचारियों पर सरकार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 1% खर्च करती है, तो ज्यादा नहीं है। कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। रेल कर्मचारियों को हटा दें तो कर्मचारियों पर केंद्र का कुल खर्च भी कम हो जाता है। ज्यादा कायदे का सवाल यह है कि भर्तियों में इजाफा उत्पादकता तथा क्षमता बढ़ाने के इरादे से किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इसके सरकार का दखल कम हो रहा है या नहीं। अधिक कर्मचारियों का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गतिरोध बढ़े और प्रभाव कम हो। जोखिम के पहाड़, जनसत्ता। उत्तराखंड में हिमस्खलन ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ की चट्टानें खिसकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंतराल में बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं डराती हैं। लगभग हर वर्ष होने वाले हिमस्खलन में कई लोगों की मौत हो जाती है। पर्वतारोही को लेकर आम नागरिक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूर आए दिन हिमस्खलन की चपेट में आते रहते हैं। उन्हें बचाने का प्रयास होता है, लेकिन लापता हुए लोगों का कई बार पता नहीं चल पाता। हालांकि हिमालयी क्षेत्र में बर्फ की भारी चट्टानें खिसकने की घटनाएं होती रही हैं, मगर पिछले 1 दशक में इसकी आवृत्ति जिस तरह बढ़ी है उस पर अब सोचने की जरूरत है। बर्फ तलाई की बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव में हिमस्खलन से मची तबाही से लोग एक बार फिर सहम उठे हैं। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को हुई घटना में 57 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कई के लापता होने की खबर है। जो हिमस्खलन की चेतावनी 1 दिन पहले ही जारी कर देने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सूचना उन निर्माण मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई थी या फिर किसी स्तर पर इस मामले में लापरवाही बरती गई, अन्यथा हादसे में लोगों को जोखिम से बचाया जा सकता था। किसके लिए गोल्ड कार्ड, राष्ट्रीय सहारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड से पूरी दुनिया को चकमा दे दिया है। ट्रंप जो कहते हैं वह हमेशा कर भी दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो वह करना चाहते हैं उसे सचमुच कर पाए। मगर इतना तय है कि उन्होंने पदभार संभालते ही जिस तरह धूम धड़ाका किया है, उसने कई देशों की नींद उड़ा दी है, कई देशों को चिंता में डाल दिया और कई देशों को अपनी अमेरिकी नीति पर पुनर्विचार करने पर बाध्य कर दिया है। भारत भी ट्रंप की घोषणा और उसके क्रियान्वयन से अछूता नहीं है। अवैध प्रवासियों की अपमानजनक वापसी की धमक भारत झेल ही रहा था कि अब उसे गोल्ड कार्ड भी परेशानी में डाल रहा है। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना वास्तव में क्या है, किसी की समझ में नहीं आई है। इस योजना के मुताबिक 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रुपए देकर कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका में बस सकता है और तीव्र गति से अस्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकता है। पहली बात तो यह कि लोग धन कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, अपना धन लेकर अमेरिका में बसना चाहते हैं। यहाँ कोई ट्रंप
यहाँ कोई अच्छी जमीन बेची जाती है। यानी ट्रंप अमेरिका को ऐसे स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जहाँ किसी भी देश का कोई व्यक्ति 50 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च कर बसना चाहेगा। क्या सचमुच अमेरिका ऐसा स्वर्ग है? अगर भारत की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या धनपतियों की है जिन्होंने अनेक गैर कानूनी तरीकों से धन इकट्ठा किया है और वह इसकी सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे लोग भारत में सीधे राजनेताओं या राजनीतिक दलों को अपनी सुरक्षा के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। चुनावी चंदे में इस तरह के कई मामले उजागर हुए थे। दूसरी बात जो ट्रंप ने प्रतिभावान विदेशी छात्रों के बारे में कही जो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नागरिकता नहीं मिलने के कारण अपने मूल देश में लौटकर व्यापार करते हैं और करोड़ों में खेलने लगते हैं। सवाल है कि कई अमेरिकी कंपनी 50 लाख डॉलर देकर ऐसे प्रतिभावान उद्योगों को नौकरी देने में रुचि क्यों दिखाएगी? इसका कोई ठोस तर्क सामने नहीं है। बहरहाल जनता की गाढ़ी कमाई को अमेरिका में ले जाकर बसने के भ्रष्ट पूंजीपतियों को गोल्ड कार्ड ने जरूर सुनहरा अवसर दिखा दिया है। धन्यवाद।